तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि अब हम जो पढ़ना स्टार्ट, आज डेट है कितनी? अगर मैं आपसे डेट पूछूं तो आज हो गई हमारे 14 पास 14 जुलाई, है ना? यस सर। तो हम 14 जुलाई से आपके साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 14 जुलाई 2025 हो गई, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ध्यान से समझना, यस सर। हम क्या पढ़ने वाले हैं? Financial फाइनेंशियल statement of स्टेटमेंट्स companies। पढ़ने वाले हैं। और किसका पढ़ने वाले हैं भैया? कंपनीज का पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अगर मैं आपको क्लास 11 के बारे में बात करूँ तो हमने वहाँ पर सोल ट्रेडर के बारे में बात करी थी। हाँ यहाँ पर मैंने बताया था कि एक क्या होती है, एक फर्म होती है, दूसरा उसका कौन होगा? ओनर होगा। सारी की सारी बातें हम इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अकाउंटेंट में इस फर्म का हूँ, बात समझ में आ रही? फिर मैंने बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैंने बताया था कि फर्म अलग और ये जो ओनर है ये अलग। मैंने और क्या बात बताई थी कि जो फर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। और जो ये व्यक्ति है ये कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा। क्लियर हो? फिर हमने क्लास 12 में हमने बात करी किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं आपको क्लास 12 के बारे में बात करूं तो क्लास 12 में हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप पढ़ा, याद आ रहा है? यस सर। तो पार्टनरशिप की भी कहानी सेम ही थी। वहाँ पर भी आपको एक फर्म दिखती थी और ये आपके पास पार्टनर हो गए, ठीक है। अब ये जो फर्म होती है मेरे पास क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। पार्टनर्स जो मेरे पास होते हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है ना, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ यही है कि पार्टनर क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। लेकिन कल के दिन जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप समझोगे कि मान लेते हैं कि दो फर्म आपस में भी पार्टनर हो सकती है, आपस में पार्टनर होके काम कर सकती हैं। तो इस केस में ये दोनों फर्म क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल रखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये तो फर्म हो गई, फर्म मेरे पास क्या होगी? आर्टिफिशियल पर्सन होगी। ये मेरे पास कौन हो गए? नेचुरल पर्सन हो गए। यहाँ पर भी सेम वही लगता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि भैया फर्म अलग और जो उसके जो पार्टनर्स है वो अलग। और सारी की सारी बातें मुझे किस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अब हम 12th में और क्या पढ़ने वाले हैं? 12th में हम बात करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या नाम वो बोला? इसको फर्म कहा। सोल ट्रेडर में भी क्या बोला था? फर्म कहा था। अब मैं फर्म की जगह क्या नया नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ? कंपनी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर। क्या नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ? कंपनी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अकाउंटेंट में इस फर्म का हूँ। यहाँ पर भी सेम वही चल रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जो यहाँ पर जो मालिक रहेंगे इनको मैं क्या बोलता हूँ? मेंबर्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। समझ में आया? हाँ सर। अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं इनको क्या बोल रहा था? पार्टनर्स। लेकिन जब मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये जो ओनर्स है वो क्या क्या कहलाते हैं? मेंबर्स वो बोलोगे या फिर आप शेयर होल्डर वो बोलोगे। क्लियर हो? यस सर। फिर मैंने थोड़ी सी ये वाली बात बताई थी, मैंने कहा कंपनी मेरे पास 3 तरीके की हो सकती है। प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, 1% कंपनी हो सकती है। इनको हम बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको पहचानने का तरीका क्या है? उसके पीछे क्या लिखा हुआ रहेगा? प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैंने कहा तीर्थ प्राइवेट लिमिटेड है, तो जैसे ही आप ये देखोगे ना प्राइवेट लिमिटेड तो आप समझ जाओगे किसके बारे में बात हो रही? प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है। क्लियर हुआ? अगर कोई तीर्थ लिमिटेड हुई तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी? आपके पास पब्लिक कंपनी हो जाएगी। समझ में आया? अगर कोई 1% कंपनी है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही मेंबर होगा बस। तो तीर्थ ओपीसी का करके हम वो बोल सकते हैं। ओपीसी का मतलब क्या है? 1% कंपनी। बाद में मैंने और इनकी थ्योरी को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, फिर 2 चीज़ें समझना ध्यान से। सोल ट्रेडर के जब मैं फाइनल अकाउंट के बारे में हम बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या बनता था? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। 11th की आपको याद आ जाएगी कि हम वहाँ पे फाइनल अकाउंट में यही तो काम क्या करते थे? बनाते थे हम ट्रेडिंग, बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस, बनाते थे हम बैलेंस शीट। याद आ रहा? अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूँ तो हम पार्टनरशिप में क्या बनाते हैं भैया? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और क्या? बैलेंस शीट। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अब हम बात करें किसके बारे में? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बनते हैं।
ठीक है, जिसको मैं किस नाम से जानता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के नाम से जानता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फिर मैंने क्लास में 2 चीज़ समझाई। मैंने एक बताया पीरियड और एक बताया मैंने ऑन अ सर्टेन डेट। जैसे मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता हूँ तो वो पूरे एक पीरियड के लिए बनता है। आ गया समझ में? Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कुछ नहीं है, जैसे तुमने अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था फर्म के केस में, हाँ तो सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कंपनी के केस में बनाते हैं, और वो मैं किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाता हूँ। समझ में आया? Yes, ध्यान दे देना। जैसे कि मैंने कहा कि मान लेते हैं अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक, ये एक पीरियड हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है, किसी एक हम सर्टेन डेट पर बनाते हैं। बैलेंस शीट की क्या होती है, एक सर्टेन डेट होती है, याद रखना। समझ में आ गया? यस सर। बैलेंस शीट की क्या होती है, कोई सर्टेन Certain डेट date. होती है। समझ में आया? हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? कि कोई मुझसे पूछे कि भैया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, तो मैं एक सिंपल बोल सकता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नोट्स ध्यान से समझना भैया, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एंड प्रोडक्ट है। ध्यान से समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मुझसे पूछे क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया एंड प्रोडक्ट है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, कोई मुझसे पूछे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैं क्या बोलूँगा भैया एंड प्रोडक्ट है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। एंड प्रोडक्ट में आप ध्यान दोगे तो भैया यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे सामने आ रही है। एक आ रहा है भैया प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा क्या आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन आ रहा है। एंड प्रोडक्ट्स में मेरे सामने 2 चीज़ें आ रही भैया, एक क्या आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन आ रहा है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एंड प्रोडक्ट में क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक क्या है भैया, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ में? प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए क्या बनाओगे आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, अगर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप बात कर रहा हूँ तो आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जहाँ पर आपको असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी के बारे में पता चलेगा। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? हो रही सर। अब तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बात करी तो मैंने कहा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसके, अकाउंटिंग प्रोसेस के। समझ में आ गया? हाँ सर। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन किसके बारे में भैया, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। याद रखना क्या बताया मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बताया मैंने, फाइनेंशियल position. पोजीशन। ठीक है, एक डेफिनेशन थी जो जॉन एन मेयर ने दी, क्या बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके हिसाब से क्या है भैया, समरी है किसकी, Accounts. अकाउंट्स ऑफ बिजनेस Enterprise. एंटरप्राइजेस की। ठीक है, Yes. यहाँ पर क्या आएगा, एक तो भैया हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें हम क्या बनाने सीखेंगे, Balance sheet. जहाँ पर हम क्या शो करते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल शो करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या बनाना सीखेंगे हम, बैलेंस शीट, Yes, sir. जहाँ पर हम क्या शो करते हैं, Assets, असेट्स, liabilities and capital. लायबिलिटीज़ और कैपिटल ऑन अ सर्टेन डेट। Yes, sir. आ रहा समझ में? हाँ तो बैलेंस शीट कब बनती है, ऑन अ सर्टेन Certain डेट। date. याद आया? Yes. जैसे मैंने ये अभी ये समझाया था ना, पीरियड समझाया था और ऑन अ सर्टेन डेट समझाया था। तो इस सर्टेन डेट पर क्या बनती है भैया, बैलेंस शीट बनती है। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा। फिर दूसरी चीज़ हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एक को नाम आ गया, क्या आ गया, इनकम Income स्टेटमेंट। statement. समझ में आया? ये जो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात नहीं हो रही थी, ये जो मैंने ये बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए एक और नाम क्या आ गया, इनकम स्टेटमेंट। इसके लिए एक और नाम क्या आ गया, Income statement. इनकम स्टेटमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट जब हम बना रहे तो वहाँ पर हमको क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है फॉर द पीरियड, पूरे साल भर के लिए, इस पूरे पीरियड के लिए। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? हो रही है सर। पक्का हाँ। ध्यान दे रहे हो? यस सर। अच्छा, सेक्शन 240 क्या बोलता है, सेक्शन 240 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। वो क्या बोलता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ध्यान से मेरी बात को समझो। सेक्शन 240 किसका, Financial statement. कंपनीज एक्ट 2013 का। ध्यान से मेरी बात समझना। सेक्शन 240 किसका, Financial कंपनीज, statement. सुन रहे हो तुम Companies ध्यान Act से। 2013. सेक्शन 240 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का।
Yes, sir. सेक्शन 240 किसका? Companies Act कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी कंपनी के। सबसे पहला बैलेंस शीट, 5 चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। एक क्या होगा भैया? बैलेंस शीट, याद रखना। Yes, sir. एक क्या रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Yes, sir. एक क्या रहेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। Yes, sir. एक क्या रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और क्या रहेगा उसके बाद? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। क्लियर हो? Yes, sir. सबको पढ़ेंगे मैं। कैश फ्लो तो अलग ही सेपरेट चैप्टर है एक। Okay. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी की कितनी चीज़ें हैं? 5 हैं। 5. बैलेंस शीट याद रखोगे, Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद रखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रखोगे, Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन Equity. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन Equity. इक्विटी। और उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेटरी नोट आ जाएंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई गई है? सेक्शन 240 Section पर। किसके सेक्शन 240 पर? Companies Act कंपनीज एक्ट 2013 के। क्लियर हुआ? Yes, sir. उसके बाद हम बात करते हैं किसमें भी? फाइनेंशियल ईयर में। अभी फाइनेंशियल ईयर कहाँ पर दिया हुआ है? ये सेक्शन 241 में दिया हुआ है। ध्यान से मेरी बात समझना कि फाइनेंशियल ईयर के बारे में कहाँ पर बोला गया? सेक्शन 241 में। किसका 241? कंपनीज एक्ट 2013 का। क्लियर हुआ? ये क्या बोलता है कि भैया फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? एक जैसा। समझ में आया? Yes, sir. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। एक जैसा। इंडिया में आप कहीं पर भी चल जाओ, सारी कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर होंगे वो एक ही जैसे होंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? हाँ जी। कहाँ से स्टार्ट होंगे वो? अप्रैल से लेके कहाँ तक? मार्च तक। ये बात कहाँ लिखी हुई? सेक्शन 241 में। Of Companies Act. किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। समझ में आया? Yes, sir. फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होगा। और एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर आप याद रखोगे अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। Yes, sir. समझ में आया? लेकिन एक स्टार यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको समझना। देखो, 2 कंपनियाँ होती है। एक होता है भैया होल्डिंग कंपनी, एक होती है भैया सब्सिडरी कंपनी। Yes, sir. एक कौन सी कंपनी होती है? Holding. दूसरी कौन सी होती है? Subsidiary. अब मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई कंपनी है तीर्थ म्यूजिक लिमिटेड करके, Yes, sir. ठीक है। इसके शेयर तुम्हें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। एक्स सॉन्ग कंपोजिशन में, वाई बैकग्राउंड म्यूजिक में, और फाइनल कंपोजिशन में। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये वाली जो कंपनी दिख रही तुमको, ये कौन सी है? होल्डिंग company. और ये कौन सी है? Substitute. सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया? हाँ, sir. तो एक ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पे तो मैंने तुमको क्या चीज़ समझाया था? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात क्या करी थी। Yes, sir. अब मैं यहाँ पर देखो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूँ। यहाँ पे तुमको बहुत ध्यान देना है। डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर किसको है अलाउड? होल्डिंग कंपनी को या फिर सब्सिडरी कंपनी को। किसकी? फॉरेन कंपनी की। Okay, sir. फिर से बता रहा हूँ कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है वो किसको अलाउड है? होल्डिंग कंपनी को या फिर किसको? सब्सिडरी कंपनी को। किसकी? फॉरेन कंपनी की। याद रहेगा? आगे सेक्शन 129(1) क्या बोलता है? ध्यान से इस चीज़ को समझना। सेक्शन 129(1) क्या बोलता है? किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। वो बोलता है रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। 1 2 3 पॉइंट बोल रहे हैं। पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। किसका? स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी का। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शन 133। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? पहला वो क्या बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। दूसरा बोल रहा भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है, जो कहाँ पर दिए हुए? सेक्शन 133 पर दिए हुए। शैल बी प्रिस्क्राइब्ड इन गिवन फॉर्म। और ये याद रखना, ध्यान से समझना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को बनाने का एक शेड्यूल है जिसको हम शेड्यूल 3 बोलते हैं। आया समझ? पूछूंगा मैं तुमसे अभी हाँ, सर. कि ये जो भैया बैलेंस शीट है कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनती है, तो आप मुझको बोलोगे भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। क्लियर हुआ? किसके हिसाब से बनेगी? शेड्यूल 3 याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन गिवन इन पार्ट 1। देखना, मैंने यहाँ पर कहा कि शेड्यूल 3 के 2 पार्ट होते हैं। मैंने क्या बोला कि शेड्यूल 3 के कितने पार्ट होते हैं? एक पार्ट फर्स्ट होगा, एक पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट में क्या है भैया? बैलेंस शीट आती है। पार्ट फर्स्ट में क्या आता है? बैलेंस शीट आती है। पार्ट सेकंड में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। समझ में आया? शेड्यूल 3 को ध्यान से मेरी बात को समझो। बुक क्या बोलता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन गिवन इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल 3। ठीक है? और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कहाँ पे दिया? पार्ट सेकंड ऑफ द शेड्यूल 3। तो कोई तुमसे पूछे कि भैया शेड्यूल 3 के
कितने पॉइंट है तो कितने पार्ट है, तो आप बोलोगे दो, एक है पार्ट फर्स्ट, दूसरा है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में क्या आता है भैया, बैलेंस शीट आती है। पार्ट सेकंड में क्या आता है भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फिर एक बात ये भी थी, ये क्या थी, ये आपको दिख रही भैया कंपनी दिख रही है, एक मैंने कहा ये है, यहाँ पर कौन है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन मालिक कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। समझ में आ रहा? Yes, sir. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जब एजीएम चलती है, एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के सामने क्या क्या चीज़ें रखते हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट रखते हैं और डायरेक्टर की रिपोर्ट रखते हैं। तीन चीज़ें याद रखना। कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं भैया, प्रेजेंट क्या करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने अप्रूवल के लिए। कब, हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसको मैं किस नाम से जानता हूँ, एजीएम के नाम से जानता हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर हो? Yes, sir. इसमें क्या क्या आता है, ऑडिटर रिपोर्ट आएगा, डायरेक्टर की रिपोर्ट भी आएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है। ओके सर। सच में आ गया? हाँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट। पहला तो वही आ रहा है, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब एक नया वर्ड आ रहा, क्या आ रहा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा बिजनेस का। एक थोड़ा सा पॉज लो और अपने दिमाग में इस वर्ड को सेट करो कि भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, हमको ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए, किसका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कि हमें बिजनेस से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा वाला क्या है, टू प्रेजेंट अ ट्रू फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन। थोड़ा सा पॉज लो, फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखो कि जब ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करो तो दिमाग में क्या आनी चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए, जहाँ पर असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। समझ में आ गया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ में आ रही है, पोजीशन समझ में आ रही है। अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलूँगा तो दिमाग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहा हूँ तो वहाँ पे बैलेंस शीट आएगी, असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। समझ में आया? फिर तीसरा वाला पॉइंट तो बिल्कुल हमें अलग ही चैप्टर पर पढ़ना है, ये कैश फ्लो के बारे में बताता है। मेरे पास 3 टाइप की होती है एक्टिविटी, ये चलो मैं बाद में तुमको समझाऊंगा, ठीक है, उसके कैश फ्लोज के बारे में। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास यूजर्स है किसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको भी ये क्या प्रोवाइड करना है, यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आगे अब मैं बात करता हूँ किसकी भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। तो लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट कर करते हैं पास्ट पीरियड से। थोड़ा सा पॉज लो और इस बात को ध्यान से सुनना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब की बातें बता रहे, पास्ट पीरियड के बारे में बातें बता रहे, इसलिए भैया कि कैसी है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब की बात बता रहे, पास्ट पीरियड की, इसलिए कौन सा है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहला तो आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब की बातें बता रहे हैं, पास्ट पीरियड की बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है भैया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। और दूसरा यहाँ पर हम इसको किस उसमें करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। क्लियर हुआ? तीसरे में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको समझ में आ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से पता चलती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलती है। और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में रहेगा। थोड़ा सा पॉज लो, जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहा हूँ आपके सामने क्या आना चाहिए, असेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज़ आनी चाहिए। और जब मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। क्लियर? आगे असेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए भैया, वेरीफिएबल होना चाहिए। मैं क्या समझ रहा हूँ, असेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या होना चाहिए भैया, वेरीफिएबल होना चाहिए। बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफिएबल फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
मिल रही है, हम उसको क्या कर सके, वेरीफाई क्या कर सके, कहाँ से भैया, सोर्स डॉक्यूमेंट से या फिर कंपनी के रिकॉर्ड्स। ओके सर। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है भैया, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंसेस इन डिसीजन। समझ में आए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तभी भैया हम लोग क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले पाएंगे, है ना। किस किस के काम आएगी भैया, ये मैनेजमेंट के काम आ जाएगी, किसके काम आ जाएगी, इन्वेस्टर्स के काम आ जाएगी, किसके काम आ जाएगी, क्रेडिटर्स के काम आ जाएगी, क्या काम में आएगी, उनके डिसीजन लेने के काम पे आएगी। तो इन्फॉर्मेशन या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए भैया, रिलेवेंट होनी चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। ध्यान से समझना, थोड़ा पॉज ले लेना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के बारे में बात हो रही है, तो बोले इतना सिंपल और लॉजिकल मैनर में काम होना चाहिए, दैट दे आर अंडरस्टूड ईजली बाय दियर यूजर्स। जैसे कि इन्वेस्टर्स को आसानी से समझ में आ जाए, लेंडर्स को आसानी से समझ में आ जाए, एम्प्लॉयज़ को आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अ पर्सन हु डज नॉट have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty। थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। क्या क्या है थर्ड वाला पॉइंट? सर कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो विदाउट कोई डिफिकल्टी अंडरस्टैंडेबल हो, मीन्स ऐसा नहीं हो कि टफ हो। हाँ, मतलब कोई भी Shareholders उसको को पता पढ़े तो हाँ, अब यहाँ पे समझ शेयर रहा होल्डर्स की जगह स्टेक होल्डर्स भी आप नाम ले सकते हो, कि जिसको मतलब कोई भी पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। सिंपल होनी चाहिए और लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। एक और पॉइंट है, तो ये बात करता है भैया कंपेरेबिलिटी का। तो कंपेरेबिलिटी क्या है कि भैया कंपेरेबिलिटी इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाली चीज़ें यहीं से ही पढ़ेंगे, इसी पॉइंट से। क्या बोलता है ये कंपेरेबिलिटी वाला पॉइंट, क्या वो बोलता है कि कंपेरेबिलिटी इज़ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर वो बोलते द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखा होगा आपने भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से साल की होती है फिगर, प्रीवियस ईयर की होती है, अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर। समझ में आ गया? करंट ईयर की फिगर होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। इसके साथ साथ और किसकी होती है, प्रीवियस ईयर की होती है। आया है समझ में? तो आपको दोनों सालों की फिगर वहाँ पर दिख रही है, तो आप करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो ये क्या है भैया, कंपेरेबिलिटी है। तो कंपेरेबिलिटी इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बोलते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ current year so that the current performance can be compared with the past performance, ठीक है। Similarly the financial statement should be prepared in such a way that the profitability and financial position, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा क्या आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन आ रहा है, ऑफ द कंसर्न में बी कंपेयर्ड विद द अदर कंसर्न। मतलब हम एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकें, एक फाइनेंशियल पोजीशन को हम दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ कंपेयर कर सके, यही वाली बात हो रही। समझ में आया? जो भी क्या रहेंगे सिमिलर टाइप के रहेंगे। कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अगला है फिफ्थ वाला पॉइंट, मुझको क्या बताता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये पॉइंट बार बार आ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए भैया, जो कैसा शो करे, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी को शो करे। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखनी चाहिए भैया, ट्रू एंड फेयर व्यू उसका होना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन का भी क्या होना चाहिए भैया, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। और कैश फ्लोज का भी क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। नॉर्मली रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रेटिंग ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ information about an enterprise. In addition to the above, accounting information should also have the characteristics of timeliness, ठीक है, neutrality, ठीक है, and completeness। समझ में आ गया? सिंपल है। अब लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट को हम समझते हैं। तो 1 2 3 4 पॉइंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बैलेंस शीट सोना मत भैया तुम, रिलेशनशिप बिटवीन
इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि बैलेंस शीट जब आप देख रहे हो तो आपको किस किस के बारे में पता चलता है, इक्विटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, किस किस के बीच में, इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स के बारे में। और इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जो टोटल ऑफ इक्विटी लायबिलिटीज होती है वो हमेशा किसके बराबर होगी, टोटल ऑफ असेट साइड के बराबर होगी। ये पता ही है आपको। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट में हम बनाते हैं, ये आपको पता ही है, नॉट फॉर अ पीरियड। पीरियड में क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और किसी पर्टिकुलर डेट में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, है ना, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसी दिन के लिए वो सही है। ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन, कोई बड़ी सिंगल ट्रांजेक्शन पूरी बैलेंस शीट को चेंज कर सकती है, वुड कॉज अ चेंज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी। तो जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बन रही है वो उसी तारीख की बात बता रही है बस, ठीक है। क्या बताती है भैया, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी भैया, बिजनेस की। और कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न को कॉन्सेप्ट मुझको क्या चीज बताता है कि जो मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, फॉरसेबल फ्यूचर चलता रहेगा। आया समझ में, हम इसी माइंडसेट के साथ बिजनेस करते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले मतलब फॉरसेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग अजम्पशंस के बेसिस पर ही तो हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पर्सनल जजमेंट्स। क्लियर हुआ। लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें 3 बातें हैं। पहली वाली क्या बोल रही है, इट मैचेस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। यही तो हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में मेरे पास रेवेन्यू कितना हो रहा है और उसी के ही हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपेंसेस को देखते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। तभी हमको उसी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना लॉस सफ़र किया है। सेकंड वाले में इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम बनाते हैं, किसके लिए हम बनाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एंड नॉट अ पर्टिकुलर डेट। समझ में आया, पर्टिकुलर डेट में क्या बनता है, पर्टिकुलर डेट में ये पर्टिकुलर डेट में मींस किसी हम एक पर्टिकुलर डेट में हम क्या बनाते हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। पर्टिकुलर पीरियड में क्या बनता है भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पर्टिकुलर डेट में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है ना। यही तो था ये, पर वो तो बैलेंस शीट भाई, तो वो एक पर्टिकुलर डेट ही तो है। अच्छा, ईयर एंड भी तो एक पर्टिकुलर डेट ही है। अच्छा समझा। और पूरे पीरियड के लिए क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया। और कब बनाते हो आप इसको, किसके लिए बनाते हो, पास्ट पीरियड के लिए बनाते हो, इसलिए ये भी क्या है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। समझ में आया। आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।